Welcome to the City of Stories by Dr. Poonam Sinha. मैं हूँ आपकी गौरांगी। आज कहानियों का शहर में डॉक्टर पूनम सिन्हा की कहानी है पंचनामा। यह उस घर की कहानी है जहाँ चोट किसी एक बड़े झगड़े से नहीं, हर दिन की अनकही बातों से बनती गई। आपने पंचनामा तो जरूर सुना होगा, ऐसी लिखी हुई बात जिसमें सबकी बात सुनकर फैसला किया जाता है। मगर मेरे पंचनामे में किसी और की जरूरत नहीं थी। दिल की अदालत में मुकदमा चल रहा था और वहाँ फैसला करने वाला भी मैं था, दोषी भी मैं। बात थी मेरी पत्नी मालती की, उसी मालती की जिसे सुख दुख में साथ देने का वादा करके मैं अपने घर लाया था, मगर उसके मन की रोशनी को कभी ठीक से देख ही नहीं पाया। मालती BA पास थी, सांवले सुनहरे रंग की, बड़ी शांत आंखों वाली, लंबे लहराते बालों और हल्की मुस्कान वाली लड़की। किताब को सीने से लगाकर बैठने की उसकी आदत थी। मायके में लोग कहते थे यह लड़की कुछ बनेगी जरूर। वह भी अपने छोटे छोटे सपनों को बहुत संभाल कर रखती थी। शादी के बाद गुलाबी साड़ी में जब वह पहली बार हमारे आंगन में आई तो उसके चेहरे पर एक भरोसा था, जैसे नया घर उसे उसके सपनों से दूर नहीं करेगा। मैं पढ़ने में बचपन से ही कुशाग्र थी। अच्छे अंक आते तो लगता दुनिया बहुत बड़ी है और मुझे उसमें अपना रास्ता मिल जाएगा। मगर BA करते ही बाबूजी ने कहा, अब ज्यादा पढ़ लिख गई तो दूल्हा ढूंढना मुश्किल होगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी किताबें तय करके रख दी। शायद तभी पहली बार समझ गई थी कि लड़की के सपने अक्सर उसके अपने नहीं रहते। मैं खुद को पढ़ी लिखी औरतों का समर्थक समझता था, लेकिन जब ससुराल वाले मालती की तारीफ करते मेरे भीतर एक अजीब जलन उठती। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुमने साहित्य में BA किया है ना? अच्छा बताओ, पुराण कितने होते हैं? मालती ने मेरी ओर देखा। उसके होंठ जैसे कुछ कहना चाहते थे, मगर वह सहमकर चुप रह गई। उस दिन वह बाहर से खामोश थी। मुझे बहुत बाद में समझ आया कि उसके भीतर जवाब था, बस मेरे सामने उसे जगह नहीं मिली। वह चुप हो गई। मुझे लगा मैं जीत गया। आज सोचता हूँ, उस दिन मैंने उसके ज्ञान की परीक्षा नहीं ली थी, उसके सम्मान को चोट पहुंचाई थी। हमारे बीच कोई बड़ा झगड़ा नहीं होता था, मगर हर छोटी बात के बाद उसकी आंखों में जैसे कोई खिड़की धीरे से बंद हो जाती थी। माँ कई बार कहती, बहू को कहीं घुमा लाओ, सिनेमा दिखा लाओ, उसे फिल्में पसंद हैं। सिनेमा? मुझे ऐसी फिल्मी चीजें पसंद नहीं। घूमना होगा तो मैं खुद सोच लूंगा। सोचना भी मैंने कभी पूरा नहीं किया। मैं उसे कहीं नहीं ले गया। फिर भी जब वह गुलाबी साड़ी पहनती, बाल हवा में हल्के से हिलते और चूड़ियां बजती, तो मेरा मन बेचैन हो उठता। मैं उसकी सुंदरता से खिंचता था, लेकिन उसकी तारीफ करने से डरता था। दोस्तों ने समझाया था कि पत्नी की खुलकर तारीफ करोगे तो वह सिर पर चढ़ जाएगी। मैंने वही गलत सलाह अपना नियम बना ली। मालती के मन में क्या चल रहा है, यह जानने की कोशिश मैंने कभी नहीं की। एक शाम भाभी ने बताया कि मैं बाप बनने वाला हूँ। उस दिन पहली बार मैं मालती को कमरे में ले गया और खुशी से उसे उठा लिया। आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दी है। भाभी हंसकर बोली, अब देखना है जीत किसकी होती है, देवरानी की या तुम्हारी? बेटा होता है या बेटी? हमारे यहाँ बेटों की परंपरा है। मुझे बेटी क्यों होगी? समय बीतता गया। मालती पीली और थकी हुई दिखने लगी। प्रसव की सुबह उसके चेहरे पर दर्द की परछाई थी। मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता था, लेकिन माँ ने कहा, यहाँ सब है, छुट्टी क्यों लोगे? मैं चला गया।
कुछ घंटे बाद घर लौटा तो मालती ने फूलसी बेटी को जन्म दिया था और मेरे भीतर जो खुशी होनी चाहिए थी वह बुझ गई। मैंने उससे मिलने तक की जरूरत नहीं समझी। 10 अगस्त 2024। फूलों की सेज। ऐसे विषम क्षणों में पति का साथ ही धीरज बंधाता है। आधी रात से कमर में हल्की पीड़ा हो रही थी, पर इन्हें नहीं जगाया कि नाहक इनकी नींद क्यों खराब करूं। मैं अकेली ही वेदना से सारी रात जूझती रही। सुबह माँ जी मुझे नर्सिंग होम ले गईं। मेरी नजरें इनका साथ चाह रही थीं, मगर दूर दूर तक इनका नामो निशान न था। बाद में सुना ये ऑफिस गए थे। क्या एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते थे? 5-6 घंटे की प्रसव वेदना से जूझकर मैंने एक फूल सी बेटी को जन्म दिया, पर बेटी होने के कारण ये उसे देखने भी नहीं आए तो मेरी क्या पूछते। मन महसूस कर रह गई। उस बच्ची का नाम मालती ने इशिका रखा। इशिका की किलकारी, उसकी मासूम आंखें और पहली बार निकला उसका छोटा सा शब्द पापा धीरे धीरे मेरे भीतर जमी मैल को धोने लगा। पापा। उस एक शब्द में मुझे जैसे कुबेर का खजाना मिल गया। मैं उसे गोद में लेकर चुप कराता। मालती दूर से देखती तो उसके चेहरे पर राहत उतर आती, मगर बच्ची के साथ खर्चे भी बढ़े। बड़े परिवार में कमाने वाला मैं अकेला था और मैंने वही किया जो आसान था। मालती के सामने नौकरी का सवाल रख दिया। मैंने कहा, इशिका को सिर्फ तुम नहीं देखती, माँ है, भाभी हैं, सब हैं। अपनी डिग्रियों को क्यों दीमक लगा रही हो? थोड़ा सहयोग दोगी तो इशिका का भविष्य संवरेगा। मालती ने कुछ नहीं कहा। उसने बस इशिका को सीने से और कसकर लगा लिया। शायद वह जानती थी कि 2 महीने की बच्ची को माँ के सिवा कोई नहीं संभाल सकता। फिर भी उसने हाँ कर दी। एक माँ की तरह और एक पत्नी की तरह उसने अपनी थकान को फिर पीछे रख दिया। मालती को एक छोटे कॉल सेंटर में नौकरी मिल गई। तनख्वाह बहुत बड़ी नहीं थी, मगर घर के लिए सहारा थी। वह चाहती थी घर के लोगों के लिए कुछ छोटा सा उपहार ले आए, मगर उसने पूरी तनख्वाह मेरे हाथ पर रख दी। मैंने औपचारिकता में भी नहीं कहा कि कुछ अपने पास रख लो। एक दिन उसने बाढ़ राहत कोष में 500 रुपए दे दिए। मैंने उसे इतना डांटा कि वह सहम गई। आज याद आता है, वह पैसा नहीं था, उसकी अपनी इच्छा थी, जिसे मैंने फिर कुचल दिया। सुबह 5 बजे उठती हूँ, इशिका की बोतल धोती हूँ, तेल लगाती हूँ, फिर रसोई में हाथ बटाती हूँ। किसी तरह ऑफिस पहुँचती हूँ। पहुँचती हूँ तो इशिका मुझसे चिपट जाती है। दूध पिलाने, डायपर बदलने और रात भर जगने के बाद नींद पूरी नहीं होती। मैं काम की कुर्सी पर बैठती हूँ तो सिर घूमने लगता है। कहूँ भी तो किससे? 2 मीठे बोलों के अलावा कुछ मिलने की उम्मीद नहीं रही। घर, बच्चा और नौकरी की चाक पर वह चकरघिन्नी की तरह घूमती रही। मुझे दया आती थी, फिर भी मैं अनजान बना रहता था। एक दिन ऑफिस से फोन आया। मालती कॉल सेंटर पर बेहोश हो गई है, उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। डॉक्टर ने कहा बीपी बहुत कम है, आराम और देखभाल जरूरी है। उस अस्पताल के सफेद गलियारे में पहली बार मुझे अपने हर छोटे व्यवहार का वजन महसूस हुआ। होश में आने के बाद उसने बस इतना इशारा किया कि सुबह आते समय उसकी अलमारी से डायरी ले आऊं। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे शब्द भी उसके शरीर की तरह थक गए हों। डायरी हाथ में लेते हुए दिल कांप रहा था। मैं जानता था उसे पढ़ना ठीक नहीं। फिर मैंने खुद को समझाया कि पति पत्नी के बीच कौन सी गोपनीयता। आज सोचता हूँ, यही तो मेरा भ्रम था। पत्नी कोई खुली किताब नहीं, एक स्वतंत्र अस्तित्व है। उसकी भी इच्छाएं हैं, जिनसे वह हर दिन समझौता करती है या जिन्हें चुपचाप मरते देखती है। डायरी के पहले पन्ने से ही मुझे पता चल गया कि असली मालती से तो मेरी कभी बात ही नहीं हुई। मेरे सामने वह संकुचाई सी,
खामोश थी और यहाँ डायरी के हर शब्द में उसके भीतर की आवाज थी। 16 फरवरी 2024। आज मैंने गुलाबी साड़ी पहन रखी थी। सबने मेरी प्रशंसा की कि यह रंग मुझ पर खूब फब रहा है। मन चाह रहा था कि ये भी मेरी प्रशंसा करें, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने प्रशंसा के 2 शब्द तो छोड़िए, मेरी ओर ठीक से देखा भी नहीं। मन बुझ सा गया। फिर मैंने कभी गुलाबी साड़ी दोबारा न पहनने का प्रण कर लिया। मैं घर के कामों में अपने को व्यस्त रखती रही, पर मेरी छठी इंद्री इन्हीं का अनुसरण करती रहती। मैंने इन्हें चोर निगाहों से अपनी ओर देखते बहुत बार पकड़ा है, पर ये कभी कुछ कहते नहीं। इनकी इस चुप्पी से मुझे बेहद खींच होती है। 25 मार्च 2024। ससुराल का परिवार भरा पूरा है, सबके बीच मन लग जाता है। लेकिन मेरा मन पिक्चर देखने और गाना सुनने में बहुत लगता था। जब इन्होंने माँ जी से कहा कि पिक्चर देखना घटिया मनोरंजन है, तो मैंने अपनी यह इच्छा भी मन में ही मार ली। कहाँ सोचा था हर रविवार को कम से कम एक पिक्चर जरूर देखा करूँगी, पर यहाँ तो मेरा देखा सपना सपना ही बनकर रह गया। 16 जनवरी 2024। शादी की वर्षगांठ थी। मैके दूर था, इसलिए मायके से कोई नहीं आया, पर आज के दिन के लिए इन्होंने भव्य आयोजन किया। महंगी फिरोजी साड़ी में सज धज कर नीचे आए तो सबों ने खूब प्रशंसा की। ये भी बड़े खुश दिख रहे थे। मेहमानों के जाते जाते मैं थकाकर निढाल हो चुकी थी, पर एकांत में इनसे मिलने और प्यार पाने की हसरत में जब कमरे में पहुंची, ये नींद के आगोश में जा चुके थे। मैंने सोचा था ये मेरी प्रतीक्षा में जगे होंगे। इनकी बेफिक्री देखकर मेरे उमंग पर घड़ों पानी पड़ गया। मुझे सारा श्रृंगार बेकार लगने लगा। 20 जनवरी 2024। इनके उफनते प्यार की गर्मी ने मुझे एक नए रहस्य से परिचित कराया। मेरी कोख में कुछ कुलबुलाने लगा था, हलचल मचाने लगा था। पहली बार अपने अंदर नवीन स्पंदन सुनाई दे रहा था। हरदम आँखों के सामने एक गोल मटोल बच्चा दिखाई देता। इन्होंने भाभी से मजाक ही मजाक में बेटे की लालसा जताई तो मैं सोच में पड़ गई कि कहीं इनकी इच्छा पूरी न कर पाई तो। मेरी तो दिली इच्छा बेटी की थी, मेरी गुड़िया, जिसे तरह तरह से सजाने की मेरी मंशा थी। 20 सितंबर 2024। आजकल इशिका में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि प्रतिदिन डायरी लिखने का समय ही नहीं निकाल पाती। ये बड़े गुमसुम से दिखते हैं। कुरेदा तो बताया कि घर का खर्च चलाने में परेशानी हो रही है। बातों ही बातों में इन्होंने नौकरी करने के बारे में मेरी राय जाननी चाहिए। पढ़ाई लिखाई छोड़े 7 वर्ष बीत गए थे। मैंने बेटी का हवाला देकर असमर्थता जताई तो बिफर उठे, इशिका को सिर्फ तुम ही तो नहीं देखती, हम सब भी तो हैं, माँ है, भाभी है। नौकरी नहीं करोगी तो इन डिग्रियों का क्या अचार डालोगी? जी में आया पूछूं, तुमने कब मेरी डिग्रियों की कदर की है? आज उसी को भुनाना चाहते हो, मगर मैं चुप रही। 10 दिसंबर 2024। देखते देखते इशिका 4 महीने की हो गई। मन मारकर उसे सबके भरोसे छोड़ मैंने 15,000 प्रतिमाह पर कॉल सेंटर में नौकरी पकड़ ली। पहली तनख्वाह मिली तो जी में आया, घर में सबके लिए कुछ न कुछ उपहार ले लूं। पर उनसे पूछा न था, कहीं यह निर्णय मेरी मनमानी न बन जाए, इसलिए घर आकर पूरी तनख्वाह इनके हाथ में सौंप दी। इन्होंने औपचारिकता में भी नहीं कहा कि तुम्हारा मेरा क्या, इसे अपने पास रखो। उल्टा इतने अन्य तरीके से पैसे जेब में डाले, मानो मुझ पर कोई एहसान कर रहे हों। उनके इस रवैये से मैं कटकर रह गई। 26 दिसंबर 2024।
आजकल भागम भाग करके जब भी ऑफिस की कुर्सी पर काम करने बैठती हूँ, सिर चकराने लगता है। सोचती हूँ रात में इशिका के कारण नींद पूरी न हो पाने से ऐसा लग रहा है। थकान मिटाने के लिए 3-4 बार चाय पीती हूँ, पर शरीर को ताकत ही नहीं मिलती। अपनी ये बातें किससे कहूँ? 2 मीठे बोलों के अलावा इनसे कुछ अधिक मिलने की उम्मीद कम है। इसके बाद के पन्ने खाली थे, और इन खाली पन्नों ने ही मुझे सबसे ज्यादा डरा दिया। जैसे मालती के शब्द वहीं खत्म नहीं हुए थे, बस उसकी ताकत खत्म हो गई थी। हर पन्ने के साथ एक नई मालती मेरे सामने आती गई। वह मालती जो मेरे घर में थी, मेरे पास थी, मेरे साथ सोती जागती थी, मगर अपने मन की बात सिर्फ कागज से करती थी। मैं उसके शरीर के पास रहा, उसके भीतर की दुनिया से नहीं। उस रात मेरी आंखों के सामने कोई बड़ा अपराध नहीं, 1000 छोटी बेरुखियां खड़ी थी, और हर बेरुखी के बीच मालती चुप थी। मैंने सिर झुकाकर डायरी उसे दी। उसने मुझे देखकर धीमे से कहा, लगता है तुमने मेरी डायरी पढ़ ली है। मुझे तुमसे शिकायत नहीं। तुम संवेदनशील इंसान हो, मगर 10 वर्षों की यात्रा में कुछ क्षण ऐसे थे जब मैं बहुत अकेली थी। उन्हें मैंने तुमसे नहीं, डायरी के कोरे पन्नों से कहा। हमारा समाज पुरुषों को अपनी बात बेबाक कहने की छूट देता है और स्त्री को सहने और चुप रहने की सीख। इसीलिए हम अपने मन की भावनाएं पति तक से नहीं कह पाते। अकेले में घुटते हैं, कुटते हैं। पति पत्नी के बीच की यह गांठ जिस दिन पूरी तरह खुल जाएगी, वही सबसे स्वर्णिम दिन होगा। मालती, मैंने तुम्हें कभी सच में सुना ही नहीं। आज से तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी थकान, तुम्हारी खुशी सब हमारी बात होगी। तुम्हें फिर कभी अपनी बात कहने के लिए डायरी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। मैंने पहली बार पूरे मन से मालती को अपने आलिंगन में लिया। वह भी मेरे सीने से गर्मजोशी से लग गई। यह किसी एक दिन का फैसला नहीं था, न पुराने घाव का जादुई इलाज। यह सुनने की शुरुआत थी। वर्षों बाद हमारे रिश्ते के पंचनामे पर हम दोनों ने आपसी सहमति की मुहर लगाई। कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस उनमें बातें कम होती जाती हैं। और कभी कभी एक सच्ची बात, एक ध्यान से सुनी हुई चुप्पी उन्हें फिर से जीना सिखा देती है। हर कहानी एक नए एहसास का दरवाजा खोलती है। इस कहानी में आपका सबसे पसंदीदा हिस्सा कौन सा था? हमें कमेंट्स में बताएं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।